बाबू एमसीएल के लिए जो बच्चे लोग जा रहे हैं आपके सिलेबस का चीज है। और इस रेगुलेशन 108 के ऊपर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 4 गो 5 गो कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन पक्का होगा। और 9 गो सब रेगुलेशन है, उसमें 9 में से 9 पे ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 4-5 ही पॉइंट पे आते हैं, उनको हम बताते चलेंगे। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 108, स्पॉइल बैंक्स एंड डम्प्स। जब ओबी डंप करते हैं उसका जो साइड है बैंक किनारा, उसका स्लोप कैसा रहेगा। ठीक है। स्पॉइल बैंक्स का स्लोप के बारे में बताएंगे, डंप के बारे में बताएंगे, डंप कैसे रहना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर इस रेगुलेशन में दिया, इससे आपको आएगा ही आएगा, गलती करके इसको छोड़ के मत जाइएगा। पहला बात, स्टेकिंग ऑफ टॉप सॉइल। पहला सब रेगुलेशन क्या है, स्टेकिंग ऑफ टॉप सॉइल। ये ऐसा पॉइंट वहां नहीं लिखे होंगे, ये आप लोग को समझाने के लिए लिखता हूं, आप लोग को याद रहे। ये टॉप सॉइल क्या होता है, जो टॉप सॉइल किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर में मिलने वाली सॉइल है, मिट्टी है, टॉप कवर ऑफ द सॉइल। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, टॉप सॉइल। वो टॉप सॉइल को आपको अलग से डंप करके रखना है। ओबी का जो डंप है उसमें इसको नहीं करना। इसके 2 कारण होते हैं। कितने कारण है, क्यों इसको स्टेकिंग ऑफ टॉप सॉइल को क्या बोला, टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड सेपरेटली। क्या बोलता है रेगुलेशन, टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड मतलब जमा करना, डिपॉजिट करना। टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड सेपरेटली, अलग से इसको जमा करना, ओबी डंप के साथ इसको नहीं डाल देना। इसके पीछे 2 कारण है। एक, जब हम रिक्लेमेशन करेंगे तब इस टॉप सॉइल का हम इस्तेमाल करेंगे। रिक्लेम्ड करने के बाद उसका जो ऊपरी सतह होगा उसके ऊपर इस टॉप सॉइल को डाल देंगे। इसी टॉप सॉइल में पेड़ पौधा पनपता है, ये आप लोग जानते हैं, सब खेती किसानी वाले के बेटा होंगे। मिट्टी में ना पेड़ पौधा लगता है जी, कि पत्थर में पेड़ पौधा लगेगा, या खेती होगा तो कहां होगा, मिट्टी में होगा, जो टॉप सॉइल में। इसीलिए एक दूसरी बात, ये तो एक पर्पज हो, ये लीगल पर्पज हुआ। दूसरा टेक्निकल पर्पज क्या है कि टॉप सॉइल के ऊपर, पहले तो टॉप सॉइल निकलेगा, तो टॉप सॉइल आपका डंप के कहां चले जाएगा, बॉटम में, और वो उसके ऊपर आपने ओबी डाल दिया। दोनों का प्रॉपर्टीज कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, और बाद में डंप स्लाइड के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। एक कारण है ये, डंप स्लाइड का एक कारण है, सब नहीं बोल रहा हूं मैं, एक कारण है ये भी, इसलिए दोनों को अलग अलग करते हैं। तो पहला बात क्या है, स्टेकिंग ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल शैल बी स्टेक्ड सेपरेटली सो दैट दिस टॉप सॉइल कैन बी यूज टू रिकवर द रिक्लेम्ड एरिया, ताकि रिक्लेम्ड एरिया को कवर कर सके। रिक्लेमेशन का हम लगता है पार्ट 24 एनसीएल वाले को भेजे हैं। एनसीएल वाला जो अपना प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट 24 होगा शायद, हमको नहीं पता। उसमें हम रिक्लेमेशन बताए थे, वहां रेगुलेशन 107 भी बताए थे। रेगुलेशन 107 में 107 में रिक्लेमेशन का डेफिनेशन दिया है। क्या दिया, कुछ नहीं दिया, वहां इतना बोला है बेटा कि ओपन कास्ट माइनिंग से जो आपने एक्सकावेशन किया है उसको बैक फिलिंग के द्वारा या कोई अन्य साधन के द्वारा रिक्लेम्ड कर दिया जाएगा। इतना ही लिखा है रेगुलेशन 107 में। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आता है, हम कहीं देखे, कोई क्वेश्चन पेपर कहीं देखे, रिक्लेमेशन कर दिया, यही डेफिनेशन को लिख दिया था, और उसमें बैक फिलिंग आर अदर सुटेबल मीन्स इतना लिखना था, मतलब ये टिक करना था। ठीक है। तो रिक्लेमेशन का जो डेफिनेशन रेगुलेशन 107 में क्या दिया है, ऑल एक्सकवेशन मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग शैल बी रिक्लेम्ड बाय बैक फिलिंग आर अदर सुटेबल मीन्स। इतना ही रेगुलेशन 107 में लिखा। एक लाइन आप पढ़ के जाइएगा, इसके ऊपर भी एक बार कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है, सिर्फ इतना ही पूछा था। ठीक है। रिक्लेमेशन भी हम बताए थे आप लोग को कि 2 टाइप का होता है, एक टेक्निकल रिक्लेमेशन और एक होता बायो रिक्लेमेशन। हमने जो एक्सकवेटेड एरिया था उसको ओबी से भर दिया तो वो कहलाता है टेक्निकल रिक्लेमेशन, और उसके ऊपर भी बाद में जो हमने टॉप सॉइल अलग से सेपरेटली स्टेक्ड करके रखा है, जमा करके
रखा है उसको लाके बिछा देंगे, बिछा दिया और उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा देंगे, खेती करने लायक बना देंगे उस जगह को, दैट इज नोन एज बायो रिक्लेमेशन। उसको क्या बोलते हैं? बायो रिक्लेमेशन। तो ये आपका जो रेगुलेशन 108 का सब रेगुलेशन 1 बोल रहा है कि वही बायो रिक्लेमेशन के लिए इस टॉप सॉइल का इस्तेमाल करना है, इसलिए इस टॉप सॉइल को अलग से आपको जमा करके रखना है, पत्थर वाला ओबी के साथ इसको ओबी डम में नहीं रखना। ये बोला टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड सेपरेटली सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर रिक्लेमिंग पर्पजेस। ओके, नेक्स्ट, स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक। आपका जो डम का स्लोप होगा वो किन बातों पर डिटरमाइन करते हैं हम, या किन बात के आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। देयर आर 2 फैक्टर्स which determine the slope of dump or slope of spoil bank. There, number one is natural angle of repose of the material to be dumped. जिस मटेरियल को डम्प किया जाना है उसका नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इस आधार पर आपको तय करना है। और ये तय करता है जो भी साइंटिफिक स्टडी के लिए एजेंसी आता है वो हम लोग को बता देता है कि आपका मटेरियल का नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज क्या रहेगा। तो पहला बात, स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक आपको पूछ लेगा कि किन 2 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किन 2 बातों पर निर्भर करता है? स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक या स्लोप ऑफ डंप, किन 2 बातों पर निर्भर करता है? पहला बात क्या बोले? नेचुरल एंगल ऑफ स्लोप, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ मटेरियल टू बी डम्प्ड। ठीक है, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज मतलब एंगल ऑफ रिपोज के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि किसी भी केस में, लेकिन किसी भी केस में आपका ये जो स्पॉइल बैंक है या डंप का स्लोप है वो 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन एनी केस, बट इन एनी केस it shall not exceed 37.5 डिग्री। लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बोलता है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक है प्रिकॉशन अगेंस्ट स्लाइडिंग। मटेरियल जो आप डंप कर रहे हैं वो स्लाइड ना हो जाए। आपका राजमहल में 2016 में 29 दिसंबर 2016 में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। डिजास्टर किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे एक्सीडेंट को हम डिजास्टर बोलते हैं। ये बाबू क्या बोला जी डिजास्टर को? डिजास्टर मतलब ऐसा एक्सीडेंट जिसमें कि 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग 10 or more deaths that is known as disaster। तो 29 दिसंबर 2016 को राजमहल में एक डिजास्टर हुआ था। स्टार्टअप फेल्योर के चलते एक ओबी डंप स्लाइड कर गया था। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट स्लाइडिंग लेना है, उसके लिए तो एक हम पहला भी बात आपको बताए। क्या बताए? कि आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल को एक साथ डंप नहीं करना, अलग अलग रखना है, क्योंकि टॉप सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम होगा, ओबी का बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक साथ रख दीजिएगा तो क्या होगा ये कि स्लाइड करने के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरा प्रिकॉशन अगेंस्ट स्लाइडिंग में हम इधर देखेंगे अभी पॉइंट नंबर 4, बेंचिंग ऑफ डंप को बेंचिंग कर देना है। तो यही सब चीज है कि आपको प्रिकॉशन अगेंस्ट स्लाइडिंग में कुछ नहीं लिखा है, रेगुलेशन में एक ही लाइन में लिखा है कि आपको इस तरीके से करना है। आपका मेनर ऐसा रहेगा कि स्लाइडिंग ना हो। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर आएगा बेटा, ये इसके ऊपर आएगा बेटा, और ये 4 के ऊपर आएगा ही आएगा। बेंचिंग ऑफ डंप क्या है? इसके ऊपर आएगा ही आएगा, बेंचिंग ऑफ डंप के ऊपर। क्या बोलता है? इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है,
इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही बेटा, 19 जनवरी को देख लीजिएगा, इसके ऊपर आएगा रेगुलेशन 108 का सब रेगुलेशन 4 के ऊपर बेंचिंग ऑफ डंप क्या बोलता है, कब हमको बेंचिंग करना रहता है। 10 मीटर मेरा बेंच का हाइट है तो करना है ना करना है। जब डंप का हाइट 30 मीटर से अधिक हो जाए, कब करना है, 30 मीटर से अधिक हो जाए। डंप का हाइट कितना बोला बेटा, 30 मीटर से अधिक हो जाए, तब क्या करना है, आपको बेंचिंग करना है। और ऐसा बेंचिंग करना है कि किसी भी बेंच की ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा ना रहे, 30 मीटर से ज्यादा ना रहे। और ऐसे केस में ओवरऑल स्लोप एंगल जो है 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन। मतलब 3 बात बोली हमने इसमें। क्या बोले हमने कि एनी स्पॉइल बैंक एक्सीडिंग और मोर देन कर दूं, एक्सीडिंग मोर देन ग्रेटर देन क्या बात है, ज्यादा। एनी स्पॉइल बैंक मोर देन 30 मीटर इन हाइट, 30 मीटर इन हाइट, HT लिख दिया हाइट, शैल बी बेंच्ड। इसके ऊपर एक आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, शैल बी बेंच्ड। क्या बोलेगा वो कि यदि 30 मीटर से ज्यादा स्पॉइल बैंक का हाइट है या डंप का हाइट 30 मीटर से ज्यादा है तो क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा, फिर आपको बेंचिंग बनाना होगा। ये बोल रहा, क्या बोल रहा, एनी स्पॉइल बैंक एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट, HT लिखा हाइट, शैल बी बेंच सो दैट, कैसे करना है, सो दैट नो बेंच शैल एक्सीड 30 मीटर इन हाइट, सो दैट, ताकि, पॉइंट को इधर 2 नंबर को इधर ले रहा हूं, सो दैट मतलब ताकि, हिंदी में बोलते बाबू ताकि, ऐसा सो दैट का मतलब सो दैट एनी नो बेंच एक्सीड 30 मीटर इन हाइट, ताकि कोई भी बेंच का ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा ना हो। पहली बात, बेंचिंग कब करना है, जब आपका डंप का हाइट 30 मीटर से अधिक है तो आपको बेंचिंग करना, यही लिखा देखिए, एनी स्पॉइल बैंक एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट shall be benched so that no bench exceeds 30 meter in height. And third one is overall slope angle. Overall slope angle, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया बेटा। Overall slope angle shall not exceed. Overall slope angle shall not exceed 1 vertical and 1.5 horizontal, 1.5 हॉरिजॉन्टल। देखिए बाबू, हम यहां फिगर बना दिए हैं। क्या बना दिए कि और यदि आपका बेंच का हाइट बढ़ते चले जा रहा है तो वो सारे बेंचेस का ओवरऑल स्लोप एंगल बोल रहा है, सारे बेंचेस का ओवरऑल स्लोप एंगल। किसका बेंचेस का, ये ओपन कास्ट के वर्किंग बेंचेस का नहीं है। डंप में 30 मीटर से ज्यादा आपका हाइट हो गया था तो आपने बेंच बनाना है। हर बेंच का ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होना है और सभी बेंच का ओवरऑल स्लोप एंगल निकाले तो वो ओवरऑल स्लोप एंगल शैल नॉट एक्सीड 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल। ये देखिए 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हुआ, दिस इज द स्लोप। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप। और ये वाला क्या बना, स्लोप एंगल। तो टेन थीटा आप करते हैं, ऐसा करते हैं ना, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, हिंदी वाले लंब बटे आधार। तो लंब आपका है 1, आधार है 1.5, थीटा निकाल लेंगे 10 इनवर्स 1/1.5, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 33.5 डिग्री। अब बोलिएगा सर मेरे कैलकुलेटर में 33.7 आ रहा था, आप 33.5 का बता दिए। अरे भैया मोटा मोटी याद रखने के लिए 33.5 डिग्री बोल रहा हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है का, मेरे पास भी है तो 33.7 आ रहा है। कोई में देखेगा थोड़ा सा इधर रहता 33.48 बताएगा, इसीलिए हम 33.5 डिग्री बोल दिया। यदि कभी आपको ये 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल ना देके यदि एंगल दे दिया डायरेक्ट तो आपके सामने रहेगा
कि ये 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल का एंगल, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां बन रहा वो कितना होगा 33.5 डिग्री। तो इसको एकदम 0.4 को याद रखिएगा कि डंप का हाइट 30 मीटर से अधिक हो जाए तो क्या करना है बाबू, बेंचिंग करना है। और बेंच ऐसा बनाना है कि हर बेंच का हाइट किसी भी परिस्थिति में 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। और उस जो डंप, अब कई बेंच हो गए, उस सारे बेंच का हमने ओवरऑल स्लोप एंगल निकाले तो तब, क्योंकि ढेर सारा बेंच हो गया, अब 30 मीटर ज्यादा आपका डंप का हाइट हो गया है, क्योंकि ढेर सारे बेंच है। एक बेंच 30 मीटर का, दूसरा 30 का, मान लो मेरा 4 बेंच है तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 120 मीटर हो गया। तो जब 120 मीटर, आपका एक एग्जांपल ले रहा हूं, 120 मीटर आपका डंप हाइट है तो डंप का क्रेस्ट और डंप का टो को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्लोप एंगल। जैसा बेंच के केस में बताया था, अपर बेंच का क्रेस्ट और लोअर बेंच का जो सबसे नीचे वाला बेंच है उसका टो को मिलाने वाली जो लाइन थी और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बन रहा था उसी को ओवरऑल स्लोप एंगल बताए थे जी। तो यहां पे भी वैसे ही ना होगा, ढेर सारा बेंच होगा, और ढेर सारे बेंच के अपर भाग से लेकर लोअर भाग तक का को मिलाने वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनेगा, दैट एंगल शुड नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री। और हम यदि इसको कन्वेंशनल में क्या बोलेंगे, 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इन जनरल केस में जब आपका डंप का हाइट 30 मीटर से कम रहेगा तब कितना बताया, 37.5 डिग्री बताया कि नहीं बताया। और ये भी बोला कि ये जो डिटरमाइन होगा वो एंगल ऑफ रिपोज के आधार पर होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जब 30 मीटर से कम आपका बेंच का हाइट है तो 37.5 डिग्री, 37.5 ना बोलते हैं हिंदी में, और 30 मीटर से ज्यादा आपका बेंच का हाइट है तब के लिए 1 वर्टिकल 1.5 हॉरिजॉन्टल वाला बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सब रेगुलेशन 5, आप रेगुलेशन 108 इसके ऊपर भी एक आपको आएगा, ठीक है। क्या आएगा, क्या चीज है इसमें, आप भैया माइनिंग कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को परेशान करके नहीं ना करना, या दूसरे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को आप इंडेंजर करके नहीं ना कर सकते। तो आपने जो डंप बनाया, जो स्पॉइल बैंक बनाया, उसको ऐसा नहीं कि डंपिंग करना तो डंपिंग करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके माइन ओपनिंग, आपके माइन के अगल बगल क्या रहता है, पहले ये बताओ क्या क्या रहता है। आपका तो माइन ओपनिंग रहेगा, माइन है तो ऊपर से क्या रहेगा, अगल बगल में कोई रोड हो सकता है, पब्लिक रोड जहां लोग आना जाना करते हैं, रेलवे हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई अदर पब्लिक वर्क्स हो सकता है, कोई अदर स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो भी ये सब का सब ओनर का नहीं है। माइन ओपनिंग के अलावा बाकी सब चीज ओनर का नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू ओनर। तो ये जो अभी हम नाम बताए, रेलवे, पब्लिक रोड, पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग और अदर परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, ये यदि आपके डंप के अगल बगल में है, पास में है, तो आपका जो डंप का टो है, आपको कभी टो ऑफ स्पॉइल बैंक दे दिया, टो ऑफ डंप बोला तो एक ही बात है। टो ऑफ स्पॉइल बैंक से उनका डिस्टेंस हमेशा 100 मीटर रखना है। क्या रखना है, डिस्टेंस ऑफ टो टू माइन ओपनिंग और अदर स्ट्रक्चर। ये हम हेडिंग डाल दिए कि आपका माइन ओपनिंग या अदर स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बताया रेलवे, पब्लिक रोड। देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए, एक टो ऑफ स्पॉइल बैंक या डंप, यहां से आप ये जो बाकी चीजें माइन ओपनिंग, रेलवे, पब्लिक रोड, पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, जो ओनर के नहीं है, तो ये टो ऑफ स्पॉइल बैंक और ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर के नाम बताए वो क्या बोलता है, नॉट एक्सटेंडेड टू विदिन 100 मीटर। मतलब टो ऑफ स्पॉइल बैंक नॉट टू एक्सटेंडेड टू विदिन 100 मीटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये जो है स्ट्रक्चर बताए हैं, इनके 100 मीटर के अंदर आपका टो ऑफ स्पॉइल बैंक को आपको एक्सटेंड नहीं करना, उसके तरफ डंपिंग करते हुए नहीं जाना है। कितना बोले बाबू, टो ऑफ स्पॉइल बैंक नॉट एक्सटेंडेड टू विदिन 100 मीटर ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। दिख रहा है बाबू, आज लाइटिंग का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब 6वां नंबर में फेंसिंग करने का बोलते हैं। यही सब डंप मैनेजमेंट है बाबू, फेंसिंग करना है आपको। ड्रेनेज इसमें नहीं दिया है, लेकिन ड्रेनेज भी प्रोवाइड करना है आपको, पानी जमा नहीं होने देना है।
डंप स्लाइड का वो भी एक कारण रहता है। ठीक है, आपको फेंसिंग कर देना है। क्या कर देना है? फेंसिंग। डंप का जो टो है या स्पॉइल बैंक का जो टो है उसको डंपिंग, उसको क्या कर देना है? फेंसिंग कर देना है, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो है, अनऑथराइज्ड पर्सन, वहां ना पहुंचे। ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर में मतलब कोच ने डंप के टो को या स्पॉइल बैंक के टो को क्या कर देना? फेंसिंग कर देना है। खत्म बात। ठीक है, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वहां पर ना जाए। और ये जो फेंसिंग कब कब लगाना है? एक तो अनऑथराइज्ड पर्सन को रोकने के लिए लगाना है। दूसरा बात, ये फेंसिंग, ये जो आपके स्ट्रक्चर यदि डंपिंग के नजदीक है, कोई आपका रेलवे है, पब्लिक रोड है, ठीक है, उसके 100 मीटर के अंदर तो आपको डंप करते हुए जाना ही नहीं है। मतलब आपका डंप का दूरी जो रहेगा ये स्ट्रक्चर से 100 मीटर दूर रहेगा। लेकिन उसके बावजूद, ये 100 मीटर दूर रहने के बावजूद भी आपको यदि कोई रेलवे है, पब्लिक रोड है, पब्लिक वर्क्स है, बिल्डिंग है, तो उनके बीच और टो ऑफ स्पॉइल बैंक के बीच फेंसिंग लगाना है। मतलब कितने पर्पज से फेंसिंग करना है बेटा? 2। एक तो ये स्ट्रक्चर यदि है जिनका नाम सब रेगुलेशन 5 में बताया, उनके बीच और टो ऑफ स्पॉइल बैंक के बीच फेंसिंग लगाना है। एक। दूसरा, ये फेंसिंग लगाने का क्या पर्पज है? ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डंप के टो में ना जाए। हो गया। 7, जो आपका एक टू डंप है, वहां पर के टो में, उसके बॉटम में किसी भी आदमी को जाने नहीं देना है, ताकि रोलिंग डाउन जो मटेरियल है उससे उसको इंजुरी ना हो जाए। कोल फील्ड का ये सबसे बड़ा समस्या है। जो थोड़ा मोड़ा कोयला आता है उसको चुनने के लिए बहुत सा लोग वहां झूल जाता है एकदम। उसी को देखते हुए रेगुलेशन बनाया है कि ये आपका ड्यूटी है, ये आपका ड्यूटी है कि एक टू डंप के किनारे कोई भी आदमी को जाने का परमिशन नहीं देना है।